हेलो गाइस, वेलकम टू टर्नी डिजिटल एजुकेशन। तीसरे पेपर के साथ इस सीरीज़ के हम यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो चलिए शुरू करते हैं, केवल पढ़ाई पर फोकस करते हुए बाकी बातों को छोड़कर। तो देखते हैं पहला प्रश्न। केपलर की कक्षा के नियम से हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रह की कक्षा के खाली स्थान पर स्थित है। ठीक है, केपलर कक्षा के नियम से हम क्या अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रह की कक्षा के केंद्र, ऑप्शन देखिए, केंद्र में, किसी एक फोकस पर, दोनों फोकस पर, अर्धलघु कक्ष के साथ कहीं भी। तो हम लगा सकते हैं यहाँ पर, देखिए कौन सा अनुमान लगा सकते हैं। आंसर दिखाए 4 और सही आंसर है बी, किसी एक फोकस पर। ठीक है, तो केपलर की कक्षा के नियम के अनुसार हम यह अनुमान लगा सकते हैं कि सूर्य ग्रह की कक्षा के किसी एक फोकस पर स्थित है। तो बी हमारे यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। केपलर के ग्रहीय गति के नियमों ने वृत्ताकार कक्षाओं को खाली स्थान से प्रतिस्थापित किया। केपलर के ग्रहीय गति के नियमों ने वृत्ताकार कक्षाओं को खाली स्थान से प्रतिस्थापित किया। अंडाकार कक्षाएं, परवलयी कक्षाएं, शंक्वाकार कक्षाएं या अतिपरवलयी कक्षाएं। तो यहाँ जो सही आंसर है ए, अंडाकार कक्षाएं, यह आपका राइट आंसर हो जाएगा ए। अगला भी देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न क्या पूछता हमसे। केपलर के ग्रहीय गति के नियम केवल खाली स्थान के लिए प्रस्तावित किए गए थे। हमारा सूर्य, हमारी आकाशगंगा का कोई भी तारा, ब्रह्मांड का कोई भी तारा, अन्य और प्रणालियों के तारे। सही आंसर है ए, हमारा सूर्य, केवल हमारा सूर्य। तो ए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। चौथा प्रश्न ले लेते हैं। ग्रहों की अंडाकार कक्षाओं का संकेत किस खगोलीय पिंड की कक्षा की गणना से मिला। ग्रहों की अंडाकार कक्षाओं का संकेत किस खगोलीय पिंड की कक्षा की गणना से मिला। बुध, पृथ्वी या चंद्रमा, मंगल। तो सही आंसर है आपका डी, देखिए मंगल यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं प्रश्न, 5वां प्रश्न लेकर आए हैं यहाँ। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान ध्रुवों की तुलना में कम होता है। इसका कारण क्या है। भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण का मान ध्रुवों की तुलना से कम होता है। इसका कारण क्या है। आंसर देख लीजिए। पृथ्वी का आकार और घूर्णन, सूर्य का द्रव्यमान, पृथ्वी का द्रव्यमान या चंद्रमा का द्रव्यमान। तो सही आंसर आपका ए, पृथ्वी का आकार और घूर्णन। ये आपका राइट आंसर यहाँ हो जाएगा। 6वां प्रश्न ले लेते हैं। छठवां प्रश्न, एक प्रयोग में यह पाया जाता है कि प्रायोगिक मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत करीब है, इसलिए प्रायोगिक मूल्य को खाली स्थान कहा जा सकता है। ए, सटीक। देखिए यहाँ पर गलती हो गई शायद, मिसप्रिंट, सटीक 2 बार आ गया। उपयुक्त और औसत, तो माफ़ी चाहेंगे इस प्रकार के एरर के लिए। चलिए देखते हैं। तो इसका जो सही आंसर है सटीक ही इसका राइट आंसर है। एक प्रयोग में यह पाया जाता है कि प्रायोगिक मूल्य वास्तविक मूल्य से बहुत करीब है, इसलिए प्रायोगिक मूल्य को सटीक कहा जा सकता है। चलिए 7वां प्रश्न ले लेते हैं। किसी उपकरण में व्यवस्थित त्रुटियों होने का क्या कारण है। लंबे समय तक उपयोग न होना, अधिक उपयोग,
विनिर्माण दोष या वितरण दोष। सही आंसर आप देखिए यहाँ पर हमने दिया है, सही आंसर बी। तो अधिक उपयोग, ठीक है, किसी भी उपकरण में व्यवस्थित त्रुटियां अधिक उपयोग होने के कारण होता है। तो बी आपका राइट आंसर। चलिए 8वें प्रश्न को देख लेते हैं। किसी की कम घनत्व वाली गैस का उपयोग स्थिर आयतन वाले गैस थर्मामीटर में क्यों किया जा सकता है? किसी भी कम घनत्व वाली गैस का उपयोग स्थिर आयतन वाले गैस थर्मामीटर में क्यों किया जा सकता है? सभी कम घनत्व वाली गैस समान विस्तार व्यवहार दिखाती हैं, उन्हें संभालना आसान है, उसका दबाव परिवर्तन तापमान में परिवर्तन के वर्ग के समानुपाती होता है, या दिया गया कथन सत्य नहीं है। ये जो ऊपर लाइन बोली गई ये सत्य नहीं है। 4 ऑप्शन। तो सही आंसर इसका ए, सभी कम घनत्व वाली गैसें समान विस्तार व्यवहार दिखाती हैं। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न देखते हैं कुछ। परम शून्य क्या है? परम शून्य यह न्यूनतम तापमान है जिसे प्राप्त किया जा गया है। यह हवा का सबसे कम तापमान है। यह -273 केल्विन है। यह वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि यह गैस ही रहेगी, यह गैस रूप में ही रहेगी। यह तो परम शून्य क्या है? तो आंसर देखिए डी, यह वह तापमान है जिस पर एक आदर्श गैस का दबाव शून्य होगा, यह मानते हुए कि वह गैस ही रहेगी। तो डी हमारा राइट आंसर होगा। चलिए 10वां प्रश्न भी लेंगे। यदि एक स्ट्रिंग तरंग एक पूरी तरह से स्थिर छोर से टकराती है तो उसके चरण में क्या होता है? वही रहता है, पाई से बदलता है, पाई/2 से बदलता है, तरंगें नष्ट हो जाती हैं। यदि एक स्ट्रिंग तरंग एक पूरी तरह से स्थिर छोर से टकराती है तो उसके चरण में क्या होता है? बी, पाई में बदलता है। ठीक है, चलिए 11वां प्रश्न। बामर श्रृंखला में न्यूनतम से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात क्या है? 5:9, 5:36, 1:4, 3:4। बामर श्रृंखला में न्यूनतम से अधिकतम तरंग दैर्घ्य का अनुपात बताना है। तो सही आंसर आपका ए, 5:9। ए आपका राइट आंसर। चलिए 12वां प्रश्न। अभिलक्षणिक एक्सरे की ऊर्जा निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? प्रक्षेप्य इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा, लक्ष्य की ऊष्मीय ऊर्जा, लक्ष्य परमाणुओं की संक्रमण या तापमान। तो जो सही आंसर है आपका वो है सी, लक्ष्य परमाणुओं में संक्रमण। सी आपका राइट आंसर होगा। चलिए 13वां क्वेश्चन। प्रथम क्रम अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन समय के साथ बदलता है? पूर्ण जीवन, अर्ध जीवन, दर स्थिरांक, प्रतिक्रिया की दर। प्रथम क्रम अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन समय के साथ बदलता है? डी आंसर आपका सही होगा यहाँ पर, प्रतिक्रिया की दर। डी आपका राइट आंसर। 14वां प्रश्न। प्राथमिक अभिक्रिया क्या है? जिनमें एक या अधिक रासायनिक प्रजातियां एकल चरण में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती हैं, जिनमें एक या अधिक रासायनिक प्रजातियां दोहरे चरण में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती हैं, जिसमें उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया नहीं होती, जिसमें उत्प्रेरक के बिना अभिक्रिया होती है। 4 प्रकार के ऑप्शन प्राथमिक अभिक्रिया बतानी है। सही आंसर है आपका, देखिए यहाँ पर मैंने दिया है ए, जिसमें एक या अधिक रासायनिक प्रजातियां एकल चरण में अभिक्रिया करके उत्पाद बनाती हैं, वह कहलाती है प्राथमिक अभिक्रिया। ठीक है, चलिए अब 15वां प्रश्न ले लेते हैं। किसी प्रतिक्रिया की
आणविकता क्या है, जिसमें अणु बिल्कुल स्टोइकोमेट्रिक समीकरण के अनुसार प्रतिक्रिया करते हैं, जिसमें एक या अधिक रासायनिक प्रजातियां दोहरे चरणों में प्रतिक्रिया करके उत्पाद बनाती हैं। दर निर्धारण चरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या, जिसमें एक या अधिक रासायनिक प्रजातियां एकल चरण में उत्पाद बनाने के लिए प्रतिक्रिया करती हैं। सही आंसर है सी, दर निर्धारण चरण में भाग लेने वाले अणुओं की संख्या। सी आपका राइट आंसर। 16वां प्रश्न, प्रथम क्रम अभिक्रिया में निम्नलिखित में से कौन समय के साथ बदलता है? पूर्ण जीवन, अर्ध जीवन दर, स्थिरांक या प्रतिक्रिया की दर? तो डी आपका राइट आंसर होगा, प्रतिक्रिया की दर। 17वां प्रश्न, पवन ऊर्जा की मुख्य समस्या क्या है? इसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा का नवीनीकरण स्रोत है। पवन से ऊर्जा उत्पन्न होती है। कॉम्पैक्ट है और इसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता नहीं होती है। सही आंसर, इसके लिए बड़े क्षेत्र की आवश्यकता होती है पवन ऊर्जा के लिए। चलिए 18वां प्रश्न, ज्वरीय ऊर्जा उत्पादन के पीछे क्या सिद्धांत है? चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव, समुद्री पौधों में प्रकाश संश्लेषण, समुद्री जल में तापमान का अंतर, महासागरों के ऊपर हवा की धाराएं। ज्वरीय ऊर्जा का उत्पादन, तो आपका सही आंसर होगा ये, चंद्रमा और सूर्य के गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। चलिए 19वां प्रश्न देखते हैं, सौर समय क्या है? सौर समय क्या है? आकाश में सूर्य की स्थिति के आधार पर समय बीतने की गणना, आकाश में चंद्रमा की स्थिति के आधार पर समय बीतने की गणना, एक इकाई जो खगोलीय समय को मापती है, समय के लिए एक संदर्भ इकाई। तो सौर समय क्या है इनमें से? ए, आकाश में सूर्य की स्थिति के आधार पर समय बीतने की गणना। ये आपका राइट आंसर। 20वां और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, बैक्टीरिया का सूक्ष्म जीवों की वृद्धि से तात्पर्य है? खाली स्थान से है। कुल जनसंख्या में परिवर्तन, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि, एक व्यक्तिगत जीव के आकार में वृद्धि, एक व्यक्तिगत जीव के द्रव्यमान में वृद्धि। सही आंसर है आपका बी, कोशिकाओं की संख्या में वृद्धि। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।